गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में हमने पढ़ा था सड़क परिवहन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेल परिवहन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन, संचार और व्यापार तीनों ही जीवन रेखाओं के रूप में माना जाता है। जैसे हमने आपको पिछली बार ही बताया था कि जिस तरह हमारा शरीर की जीवन रेखा, हमारा शरीर जो मुख्य रूप से चलता है उसकी अहम भूमिका होती है हार्ट अर्थात दिल की। तो इसी तरह जब हमारा हार्ट चलना बंद हो जाए तो हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा किसी काम करने। उसी प्रकार जो परिवहन है वह क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यदि परिवहन रुक जाए तो समझ लीजिए कि सारे जो अर्थव्यवस्था का पूर्ण जो रूप है वो धीरे धीरे क्या होगा, अस्थायी रूप से गिरने लगेगा, ढह जाएगा। उसका जो जितनी भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक पावर है वो क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। तो रेल परिवहन में हम पढ़ेंगे परिवहन के साधनों में रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आवागमन से लेकर माल ढुलाई तक जितनी भी क्रियाकलाप होती हैं उसमें रेल अहम भूमिका निभाता है। तो अब नोट करते चलेंगे। सबसे पहले जो रेल परिवहन है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कम रुपयों में कम समय में अधिक दूरी तय करना, सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज़्यादा मात्रा में ले जाना, यह सब क्रियाकलाप रेल के द्वारा ही होते हैं। इसमें सारी सुविधाएं होती हैं। सड़क पे चलना और रेल में चलने में काफ़ी अंतर होता है। रेल सुविधाजनक होती है। दूसरा इसका पॉइंट है, जो रेल का जो प्रारंभ हुआ था वह रेल परिवहन 1853 में प्रारंभ किया। 1853 में इसका मुख्य रूप से विकास हुआ था। 1853 में प्रारंभ की गई थी हुई। अगला पॉइंट, भारत में सबसे पहली जो ट्रेन थी वो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा तय की। मुंबई से ठाणे के बीच 24 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, जिसका जो थी वो सबसे पहली ट्रेन थी। और ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि यह केवल महिलाओं के लिए चली गई गाड़ी, महिलाओं के लिए गाड़ी चलाई गई थी। तो इसकी जो कुल लंबाई है, जो कुल मार्ग है, रेल मार्ग, जो कुल रेल मार्ग है वह 64,460 किलोमीटर है, जिस पर रेलगाड़ी प्रतिदिन दौड़ती रहती है। जो रेलवे का विस्तार हुआ वो अभी से नहीं, ब्रिटिश काल के दौरान से हुआ था, ब्रिटिश काल के दौरान। लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे का क्या अनुपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया। अधिक से अधिक मात्रा में इसमें सामान ले जाया जाने लगा। युद्ध के दौरान इसकी पटरी उखाड़ दी गई। मतलब कहीं ना कहीं रेलवे को नुकसान हुआ। लेकिन पुनः जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारा देश स्वतंत्र होने के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात रेल का पुनः विकास किया गया, पुनः इम्प्रूवमेंट किया गया, जिससे कि रेल जो है वह पुनः पटरियों पर स्थापित होकर पुनः दौड़े और अच्छे से अच्छा मार्ग, मतलब देश को अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के रूप में यह मदद पहुंचाए। तो ये 5 पॉइंट थे रेल परिवहन के। पहला, रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। रेल परिवहन 1853 में प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। यह प्रमुखता महिलाओं के लिए चलाई गई थी। कुल रेल मार्ग है जो वह 64,000 किलोमीटर, कुल मार्ग जो है वो 64,000 किलोमीटर, 64,460 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात रेल का पुनः विकास किया। तो स्वतंत्रता से पूर्व जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय रेल का क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया था। इसके बाद इसमें और बहुत सारे पॉइंट हैं। इसमें 3 प्रकार की, इतना अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ेंगे।
बिना पढ़ाई के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके बाद देखेंगे 3 प्रकार की रेल पटरियां बनाई जाती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। इसको बोलते हैं बड़ी लाइन, दूसरी बोलती है मीटर लाइन या छोटी लाइन बोलते हैं इसको, छोटी लाइन। और तीसरी होती है नैरो गेज, नैरो गेज या सकरी रेल लाइन भी इसको बोला जाता है। सकरी मतलब बहुत ज़्यादा छोटी। इसकी जो होती है वो चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, 1.76 मीटर, लगभग करीबन 3 फीट के। और ज़्यादा चौड़ी आपने देखा हो, जो हम और आप यात्रा करते हैं, आगरा दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई और भी कहीं जाना है, तो उस जगह हम इस लाइनों का उपयोग भी करते हैं, तो बड़ी लाइन कहा जाता है। छोटी मीटर लाइन आपने देखा हो, कभी ग्वालियर आप गए हो, कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं इससे, ग्वालियर और बहुत छोटी छोटी लाइन, अशोकनगर, सतना, जो छोटी लाइन है, इसकी जो चौड़ाई होती है 1 मीटर, मतलब लगभग 2.54 जो फिट होता है, 2 फीट 54 के आसपास इसकी जो हाइट नापी जाती है। बहुत ही मतलब छोटी लाइन होती है, ज़्यादा इसमें स्पीड में नहीं चलाया जाता, तो कम यात्री बैठते हैं, गुना अशोकनगर तरफ ये लाइनें चलती हैं। इसके बाद सकरी लाइन जो होती है वो है 0.762 मीटर। जी आप इसको एक लाइन के नाम से और जाते हैं, पर्वतीय ट्रेन, पर्वतीय ट्रेन या टॉय ट्रेन। जी टॉय ट्रेन के नाम से इनको जानते हैं, क्योंकि ये अभी अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जाती हैं, या फिर जितने भी आपने देखा हो प्रोजेक्ट कालका है, शिमला से कालका जाना हो, दार्जिलिंग में जो आपको भ्रमण करना हो, जितने भी ट्रेनें जो चलाई जाती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जाने वाली ट्रेन, टॉय ट्रेन, नैरो गेज, सकरी आदि के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रेलगाड़ी और रेल मार्ग। भारत में रेलगाड़ियाँ और रेल मार्ग की स्थापना, कौन कौन सी गाड़ी कहाँ तक जाती है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, छोटी लाइन की कितनी होती है, सकरी लाइन की कितनी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा भारतीय रेलगाड़ी और रेल मार्ग। भारतीय रेलगाड़ी तथा रेल मार्ग। भारतीय रेलगाड़ी और रेल मार्ग, इसमें भारतीय रेलवे का जो स्थान है, जो भारतीय रेलवे का स्थान है, वो एशिया में प्रथम तथा विश्व में चौथे स्थान पर, विश्व में इसका चौथा स्थान, मतलब भारतीय रेलवे का जो स्थान है विश्व में प्रथम और विश्व में चौथा और एशिया में प्रथम इसका स्थान है। जो रेल मार्गों की लंबाई या चौड़ाई या सुविधा के अनुसार जो नापा जाता है, वो एशिया में प्रथम और विश्व में चौथे नंबर पर भारतीय रेलगाड़ियाँ हैं। इसके बाद भारत की रेल मार्ग की जो लंबाई है वो आपको बता ही चुके हैं, 64,460 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद सरकार द्वारा रेल मार्गों का समानांतर दोहरी लाइन बिछाकर चालू मार्गों की लंबाई बढ़ाई जा रही है। मतलब अभी तक आपने देखा झांसी से आप कानपुर जाएंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगी, सिंगल लाइन मिलती है, अब लेकिन डबल लाइन, डबल के बाद अब 3 लाइनें इसमें क्या है, सुचारू रूप से चलाई जा रही है। 3 लाइनों द्वारा भी रेल मार्गों की विस्तार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे में जो है 80% माल ढुलाई का कार्य होता है और 72% जो है वो यात्री इसमें यात्रा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अपना पहला तो है भारतीय रेल की जो है विश्व में चौथे स्थान पर, एशिया में प्रथम स्थान पर है। 80% इसमें माल ढुलाई का कार्य होता है और 72% इसमें क्या करते हैं, यात्री यात्रा। मतलब समझने का प्रयास करेंगे, 80% जो रेलवे को फायदा है वो 80% रेल फायदा किससे होता है, माल ढुलाई से होता है। 72% यात्री इसमें यात्रा करते हैं, जो टिकट लेते हैं, पैसा देते हैं और उससे रेल को फायदा पहुंचाते हैं। इसके बाद 42% रेल मार्गों का, 42% रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो चुका है। विद्युतीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रिक इंजन जो चलते हैं वो 42% रेल मार्गों पर इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। बाकी रेल मार्गों पर अभी भी डीजल इंजन से ही कार्य किया जा रहा है, लेकिन 42% रेल मार्गों में विद्युतीकरण हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, पहले हम बांदा जाएं या कानपुर जाएं तो डीजल इंजन लगाया जाता है, लेकिन अब उसकी जगह कानपुर लाइन में जो है वो विद्युत
विद्युतीकरण हो चुका है, मतलब 42% रेल मार्गों का विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया जा चुका है। सबसे बड़ी जो है इसमें बात है कि जो भारतीय रेल है वो रोजगार की दृष्टि से अहम भूमिका निभाती है। 16 लाख कर्मचारी, बहुत बड़ा एम्पायर है, 16 लाख कर्मचारी भारतीय रेल में कार्य करते हैं। 16 लाख कर्मचारी भारतीय रेलवे में काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, नियोक्ता है, जिसमें 16 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। और इसके 17 जो है ये जोनों में बटा हुआ है। 17 जोन है, इसके 17 मंडल हैं, जोन मंडल कहलाते हैं। जैसे एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे थी, ईसीआरसी, ठीक है, इसी के साथ डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। इस प्रकार से 17 जो है इसमें जोन मंडल जोन है जो बांटे गए हैं। इसके बाद क्रम बाई क्रम, जैसे कौन कौन सा आपको हम बताएंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे पहला है आपका, इससे पहले इतना नोट कर लें, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से जो 16 जो प्रशासनिक मंडल बनाए गए हैं, 16 जो प्रशासनिक मंडल बनाए गए हैं वे कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें हम बताएंगे। पहले आप इतना नोट कर लें और इतना समझ लें। देखिए बेटा, इसमें हमने आपको सारे 16 जो भारतीय रेलवे के मंडल हैं, जैसे उत्तर रेलवे का मंडल नई दिल्ली, पूर्वी रेलवे का कोलकाता, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मालेगांव, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे चर्चगढ़, मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल रेलवे, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पश्चिमोत्तर रेलवे जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, मध्य पूर्वी रेलवे हाजीपुर, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। बेटा, इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर मानचित्र में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं कि बताइए उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका, इलाहाबाद। इसके बाद कुछ भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए मध्य रेलवे मुंबई, या आपसे क्या सकते हैं कि हम उत्तर नई दिल्ली से और हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं, तो हमें उसमें से किसी एक रेलवे मंडल का नाम बताइए। तो आप नई दिल्ली से अगर मुंबई की तरफ आएंगे तो आपको बहुत सारे, नई दिल्ली पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका उत्तर मध्य रेलवे पड़ेगा, इलाहाबाद, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि पश्चिम मध्य रेलवे के किसी एक स्टेशन के बारे में बताइए, उत्तर रेलवे के किसी एक स्टेशन के बारे में बताइए, मध्य रेलवे के किसी एक स्टेशन के बारे में। तो इस तरीके से इनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, बहुविकल्पी में भी बनते हैं, और आप मानचित्र में आप इनको नोट कर लें, क्योंकि ये इंपोर्टेंट है कि इन्हीं के आधार पर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि इसका इंपोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूरी बनता है। देखिए बेटा, भारतीय रेल परिवहन का आर्थिक महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ द भारतीय रेल, ठीक है। देखिए, भारतीय रेल का आर्थिक महत्व क्या है कि दूरवर्ती भागों को निकट लाने के लिए इसने सुविधा दी। जैसे मान लीजिए आगरा मुंबई, जैसे मान लीजिए अपन बात करें जम्मू कश्मीर से चेन्नई जाने के लिए पहले बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचेंगे कहाँ जम्मू कश्मीर का चेन्नई, बोले एक उत्तर में और एक दक्षिण में, जाने के लिए असुविधा हो सकती थी, ठीक है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि एरोप्लेन से चले जाए, ठीक है, या फिर बाई रोड जाने में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती थी। तो रेल के विकास से इन क्षेत्रों को अब कम समय में और कम रुपयों में अधिक से अधिक दूरी तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार को आय का बड़ा लाभ प्राप्त होता है। माल ढुलाई और यात्री सेवा जो टिकट हम लेते हैं और जो माल ढुलाई एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है, उसमें सरकार को आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त होता है। आपको पता होगा कि कोरोना के समय जब चक्का जाम कर दिया गया था, रेलवे ठप हो गई थी, गाड़ी चलना बंद हो गई थी, कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अकाल या बाढ़, अकाल या बाढ़ के समय क्या होता है, राहत सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में रेल बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और ये महत्वपूर्ण भी है।
रेल मार्गों द्वारा डाक व्यवस्था, मंडी का डाक व्यवस्था में चिट्ठी, पत्री, कॉल लेटर इत्यादि कोई भी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। मंडी विकास वस्तुओं का सामान का आवागमन से क्या होता है, लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए हमें सामान की आवश्यकता पड़ती है। सामान लाने ले जाने के लिए ट्रेन है साधन। ज्ञान प्रसार आपने देखो बहुत सी गाड़ियाँ इसलिए चलाई जाती है कि उसमें कुछ ना कुछ मोटिवेशनल रखा है या उसमें इस प्रकार की पेंटिंग की जाती है जिससे ज्ञानवर्धक चीज़ों की ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो ज्ञान प्रसार के श्रमिकों का आह्वान आप देखते हैं प्रतिदिन कई हजार लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक काम करने के लिए जाते हैं, जो रेल के द्वारा संभव हो पाया है। वस्तु को एक ऐसी वस्तु जो शीघ्र खराब होने वाली हो या ऐसी कोई वस्तु जो जल्दी नष्ट हो जाए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधापूर्ण और सफलता से अच्छी तरीके से बिना उसको नुकसान पहुंचाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में रेल हमारी क्या है बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हुई है। तो ये रेल हमारे लिए आय के रूप में, सुविधाओं के रूप में और अन्य सभी रूपों में रेल हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान लेती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उपनगरीय रेल व्यवस्था अर्थात मेट्रो ट्रेन। पहले इसको नोट कर लें।